हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है दक्षिण पूर्वी एशिया में उच्चावच, पठार, भौगोलिक संरचना आदि। तो यहाँ पे भौगोलिक संरचना में एक हमारा स्केच है सुंडा शेल्फ। हिंद चीन, देखिए एक शब्द आया हिंद चीन। दक्षिण पूर्वी एशिया में 3 देश हैं, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। तो हिंद चीन के दक्षिण में मलाया से बोर्नियो तक फैले विस्तृत क्षेत्र को सुंडा प्लेटफॉर्म कहते हैं। सुंडा प्लेटफॉर्म पर प्राचीन पर्वत श्रेणियाँ दृष्टिगोचर होती हैं, यानी कि दिखाई देती हैं, जो मोड़दार हैं। यह क्षेत्र ज्वालामुखी तथा भूकंप क्रियाओं से अप्रभावित है। यानी कि जो सुंडा शेल्फ है यह अत्यंत कठोर चट्टानों से बना है और इस पर अब तक कोई भी ज्वालामुखी या भूकंप की क्रिया नहीं देखी गई है, इसलिए यह उनसे अप्रभावित है। नेक्स्ट है द्वीपीय वृत्तखंड आइलैंड सर्कल। दक्षिण पूर्वी एशिया में सैकड़ों द्वीपों का एक चाप यानी कि आर्क मिलता है। सैकड़ों के यहाँ पे हजारों कह सकते हैं आप, क्योंकि जो आपका इंडोनेशिया है उसमें 13,000 से ज़्यादा द्वीप हैं और जो फिलीपाइंस है उसमें भी लगभग 7,000 के आसपास द्वीप हैं। मलेशिया में बहुत सारे द्वीप हैं। तो जो इनका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय हलचलों के दौरान हुआ है। इन द्वीपों के तटीय भाग मैदानी हैं। इनसे अनेक सुरक्षित बंदरगाहों का भी निर्माण हो गया है। अगर मैदानी है तो वहाँ पे तटीय क्षेत्र हैं तो मैदानी हैं, तटीय और मैदानी हैं तो वहाँ पे बंदरगाहों का निर्माण हो गया है। इनसे कई द्वीप कृषि, उद्योग व व्यापार में बहुत आगे बढ़ गए हैं। जावा द्वीप यानी कि जिसे मानव चींटियों का द्वीप कहा जाता है। देखिए एमसीक्यू की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जावा द्वीप में जनसंख्या बहुत अधिक है। ये छोटा द्वीप है लेकिन इसमें जो जनसंख्या है बहुत अधिक है और वहाँ पे एक एक कमरे में कम से कम 10 से 15 व्यक्ति रहते हैं। तो इतनी जनसंख्या को देखते हुए वहाँ पे उस द्वीप को मानव चींटियों का द्वीप कहा जाता है। तो जो जावा द्वीप है इंडोनेशिया का ही नहीं विश्व के सघन आबाद प्रदेशों में से एक है। कराकाटाओ ज्वालामुखी सुंडा जल भूमध्य पर 1883 में आया बहुत ही विनाशकारी ज्वालामुखी था। इनसे बड़े पैमाने पर जनधन की हानि हुई थी। इन द्वीपों की संरचना टर्सरी युग से संबंधित है, क्योंकि सभी द्वीपों पर परिवर्तित परतदार शैलों की प्रधानता है। यानी जो सेडिमेंट रॉक्स हैं उनकी वहाँ पर प्रधानता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाने वाली सभी पर्वत श्रेणियों से अनेक छोटी बड़ी नदियां निकलती हैं। अधिकांश नदियां मध्य भाग में बहती हैं। सुंडा शेल्फ से उथले सागरों की ओर मुहाने बनाती हैं। देखिए जो सुंडा शेल्फ है ये ऊंचाई पर है, तो उथले सागर जो कम गहरे सागर हैं उनकी ओर नदियां मुहाने बनाती हैं। इनमें जो प्रमुख नदियां हैं वो इरावदी है, सितांग है, सालविन है, मीनाम है। मीनाम को चायो फ्राया कहा जाता है। मिकांग, पहांग, रेजांग तथा सुंगेई कंपार है। इरावदी का निर्माण मेखा तथा मालेक 2 नदियों के मिलन से हुआ है। जैसे हमारे इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम हुआ है। कौन कौन सी भाई? गंगा, यमुना और प्राचीन काल में एक नाम प्रचलित चला रहा है सरस्वती। या इस तरह भी कह सकते हैं कि जो हमारी गंगा नदी है वो भागीरथी और अलकनंदा के संगम से इसका गंगा का नाम पड़ा है।
तो दो नदी के मिलन से हुआ है। यहाँ की अनेक नदियाँ डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। डेल्टाओं में मैंग्रोव तथा ताड़ के वृक्ष, निभा पाम उगते हैं। मेकॉन्ग तथा इरावदी के डेल्टे चापाकार यानी कि आर्क्वेट हैं टाइप के हैं। यहाँ के नदी निर्मित मैदानों में निम्नलिखित अधिक महत्वपूर्ण हैं। जो यहाँ पे भाई हजारों लाखों सालों से जो नदियाँ बहाकर पहाड़ों से यहाँ पे जो मलबा जमा किया, जो अवसाद जमा किया है, उन्होंने यहाँ समतल मैदान का निर्माण किया है। तो जो मैदान है यहाँ कुछ प्रमुख मैदान हैं, जैसे कि इरावदी का मैदान, इरावदी प्लेन। इस मैदान का विस्तार म्यांमार के मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है। देखिए जो म्यांमार है भारत के जस्ट ईस्ट में है और भारत की सीमा इससे टच होती है। जो इरावदी का मैदान है ये बहुत ही उपजाऊ कांप मिट्टी से निर्मित है, यानी जो एल्यूवियल मिट्टी होती है उसको उपजाऊ कांप मिट्टी कहते हैं। चावल की खेती के लिए इरावदी का मैदान विश्व विख्यात है। इस मैदान में संसार की सघन जनसंख्या निवास करती है। इरावदी की सहायक नदियों में चिंदविन तथा सितांग मुख्य हैं। देखिए भाई कभी कभी पूछ लेता है एमसीक्यू में कि इरावदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो चिंदविन और सितांग। इरावदी की जो लंबाई है 1614 किलोमीटर है। पिगुयोमा जो इरावदी नदी का एक भू विशिष्ट आकार है। ठीक है भाई, जो पिगुयोमा शब्द आया है कि तो इरावदी बेसिन का एक भू विशिष्ट एक प्रकार का विशिष्ट भू आकार है। के मोड़ों के कारण इरावदी का प्रवाह क्रम दो भागों में विभक्त हो गया है। फर्स्ट है इसमें चिंदविन तंत्र, चिंदविन सिस्टम। म्यांमार का मध्यवर्ती मैदानी भाग पश्चिम में इरावदी व उसकी सहायक चिंदविन नदी तथा पूर्व में सितांग नदी द्वारा निर्मित है। सितांग नदी की जो लंबाई है 560 किलोमीटर है। इरावदी बेसिन सपाट है और जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना हुआ है। दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से इरावदी एक है और पर्याप्त दूरी तक नावें हैं, यानी कि इसमें काफ़ी दूरी तक नाव चलाई जा सकती है, चलाई जाती हैं। यद्यपि जो यंगून है, जो इसकी म्यांमार की जो राजधानी थी, वो इरावदी नदी के किनारे स्थित नहीं है। इसे एक नहर द्वारा इरावदी नदी से जोड़ा गया है। तो इरावदी के डेल्टा का विस्तार उत्तर से दक्षिण 280 किलोमीटर है तथा पूर्व पश्चिम जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर है। इरावदी की नदी मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। इसके दक्षिण में, म्यांमार के दक्षिण में एक, दक्षिण पूर्वी एशिया में खाड़ी है जिसका नाम है मर्तबान। वहाँ पे नदी अपना पानी गिराती है। कौन सी नदी? इरावदी नदी। तो नेक्स्ट है साल्विन नदी तंत्र। म्यांमार के पूर्वी भाग में यह नदी तंत्र तिब्बत के पठार से निकलकर अपना अधिकांश मार्ग यांगतिसिकियांग तथा मेकांग नदी के समानांतर बनाती है। यानी कि जिस दिशा में यांगतिसिकियांग और मेकांग नदी बहती है उसी दिशा में साल्विन नदी भी बहती है। इसका प्रवाह मार्ग बहुत कुछ इरावदी के समानांतर है और इसका जो बहुत कुछ प्रवाह है समानांतर नदी के साथ साथ भी यह बहती है। तो शान पठार को पार करने के बाद गहरी कंदरा का निर्माण करती है। इसकी अपरदनात्मक शक्ति अधिक रहती है। मोलविन के निकट साल्विन अपने डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है सितांग नदी तंत्र। इरावदी की तुलना में सितांग एक छोटी नदी है, तथापि पिगुयोमा से प्राप्त लकड़ी के भंडार के कारण यह अधिक महत्वपूर्ण है। इसकी घाटी गहरी तथा संकरी है। भाई ये जो सितांग नदी है इसमें जो पहाड़ों से जो वहाँ के लेबर हैं, वर्कर हैं, वो पेड़ों के लट्ठे काट कर नदी में डाल देते हैं तो वे बहकर नीचे आ जाते हैं। तो नीचे फिर उनको एकत्रित कर लिया जाता है। तो उस दृष्टि से सितांग नदी महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट है मेकांग का मैदान। इस नदी का उपजाऊ मैदान हिंद चीन देशों
अभी बताया था, हिंद चीन, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया देशों में फैला है। चावल व चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। लाओस और थाईलैंड की सीमा पर बहने वाली मेकांग नदी कंबोडिया में प्रवेश करते हुए दक्षिणी वियतनाम में चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। मेकांग मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में टोनले सैप झील, एक देखो यहाँ नाम आया है टोनले सैप झील, यह दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी झील है। दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी झील, जिसका क्षेत्रफल 2600 वर्ग किलोमीटर है। इसके समीप ही एक दूसरी बड़ी झील है जिसका नाम है ब्रेजड। ये दोनों झीलें टोनले सैप नदी द्वारा मिली हुई हैं। अब नेक्स्ट है मीनाम या चायो फ्राया का मैदान। मीनाम या चायो फ्राया थाईलैंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक मीनाम के मुहाने पर स्थित है। मीनाम शाम की खाड़ी में गिरती है। तो मीनाम या चायो फ्राया कहाँ गिरती है? शाम की खाड़ी में। और शाम देश किसको कहते थे प्राचीन समय में? थाईलैंड को। ठीक है भाई। इसका समतल व उर्वर मैदान चावल की खेती के लिए विश्व विख्यात है। भाई ये विश्वोत्तरी के क्षेत्र है, डेली यहाँ पे वो लगभग वर्षा होती है, मिट्टी उपजाऊ है, तो क्या होगा? चावल हो जाए। ऐसी बात है, ज़्यादातर गीला रहता है मौसम। इनके अलावा भी कुछ मैदानी क्षेत्र हैं, कुछ नदियाँ यहाँ पे बहती हैं, जैसे कि एक उत्तरी वियतनाम में बहने वाली नदी है रेड रिवर। एक रेड रिवर अमेरिका महाद्वीप में भी बहती है, लेकिन वो नदी अलग, ही अलग है। तो एक रेड रिवर या सांगकोई टोंगकिंग डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो उत्तरी वियतनाम में बहने वाली रेड रिवर किस डेल्टा का निर्माण करती है? टोंगकिंग डेल्टा का निर्माण करती है। इसका डेल्टा प्रदेश उत्तरी वियतनाम का हृदय कहा जा सकता है। जो इसका डेल्टा का जो प्रदेश है, डेल्टा प्रदेश है, वो जो क्षेत्र है, वो बहुत ही उपजाऊ होने के कारण इसका हृदय कहलाता है। तो इसीलिए डॉक्टर जीबी क्रेसी ने इस डेल्टे को चावल की बोरी यानी कि सैकोपराइस कहा है। तो भाई यहाँ पे आपका ये भौगोलिक संरचना समाप्त होती है और मैदान। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।